हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में ये एग्ज़ाम होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पहली क्लास है हमारी और इस वीडियो में हम सीडीपी के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कथन ए। ठीक है, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं, एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर है वो कहीं गलत तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सभी आंसर एकदम एक्यूरेट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए, शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही वाक्य बोला गया है। ठीक है, एक शिक्षक को बाल विकास की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। तर्क आर, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो दूसरा वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। जब शिक्षक को बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में पता होगा तो वे जो शिक्षक हैं वे शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास डैश। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, विकास निरंतर होता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, विकास निरंतर होता है और जीवन भर जो विकास है वह होता रहता है। ऑप्शन नंबर 2, रुक रुक कर होता है, तो ये वाला वाक्य भी सही हो सकता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन को सही मानने से पहले हम सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति आधारित होता है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता पर आधारित होता है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। देखिए जो हमारा विकास है, जो बालक का विकास होता है वह संस्कृति और आनुवांशिकता दोनों पर आधारित होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक ऑप्शन दिया होता है जिसमें कहा जाता कि जो बालक का विकास है वह संस्कृति और आनुवांशिकता दोनों पर निर्भर करता है, या फिर कह लीजिए कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, तो वो ऑप्शन हमारा सही कहलाता। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा है कि संस्कृति आधारित होता है और एक ऑप्शन में दे रखा है कि आनुवांशिकता आधारित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरह से जो केवल शब्द है, केवल शब्द एक तरह से यहाँ पर छिपा हुआ है। केवल संस्कृति आधारित होता है और ऑप्शन नंबर 4 केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हमारे गलत वाक्य हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2, निरंतर होता है तो ये वाला वाक्य सही है, रुक रुक कर होता है तो ये वाला वाक्य भी सही है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न, ठीक है, विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करती हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक के विकास के ऐसे सिद्धांत जो कि बालक के विकास को कई चरणों में बांटते हैं, तो वे सिद्धांत मानते हैं कि जो बालकों का विकास होता है वह रुक रुक कर होता है, जो विद्यार्थी का विकास होता है वह रुक रुक कर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है जबकि डैश समाजीकरण की या का एक द्वितीयक संस्था है। तो देखिए
कानून द्वितीयक संस्था है, लेकिन यहाँ देखिए क्या दे रखा है, प्राथमिक संस्था, यानी कि पहली जो डैश है, पहला जो खाली जगह उसमें प्राथमिक संस्था आएगा। तो कानून एक द्वितीयक संस्था है, सामाजिक नीति द्वितीयक संस्था है, पुस्तकालय द्वितीयक संस्था है, परिवार प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक, ठीक है। जो परिवार होता है वह प्राथमिक संस्था होता है और विद्यालय द्वितीयक संस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, परिवार और पास पड़ोस, या फिर कभी कभी पास पड़ोस की जगह पर आस पड़ोस लिखा हुआ जाता है। तो परिवार, पास पड़ोस या आस पड़ोस, ये तीनों ही समाजीकरण के प्राथमिक संस्थाएं होती हैं या फिर प्राथमिक कारक होते हैं। और इन तीनों शब्दों के अलावा जैसे कि शिक्षक, विद्यालय, धर्म, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, संचार माध्यम, पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें, मैगजीन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं या फिर द्वितीय कारक होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ, रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक शब्द को देख लेना है, वो है रूपांतरित। तो देखिए, रूपांतरित करना, बदलना, संशोधन करना और बदलाव करना, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो जब भी बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में बदलाव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, जब भी स्कीमा में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, परिवर्तन, बदलाव, रूपांतरण, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो हम इनमें से एक शब्द ले लेते हैं, वो है परिवर्तन। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो इंसान होता है उसके अंदर परिवर्तन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जो इंसान होता है वो क्या है, बदलता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। तो देखिए, परिवर्तन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन लिखा हुआ है, ठीक है। तो समायोजन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जन। समायोजन में एंड में क्या लिखा हुआ है, जन। जन का मतलब हो गया इंसान, जन का मतलब क्या हो गया, मनुष्य, इंसान। और इंसान क्या करता है, अपने आप में बदलाव करता है, अपने आप में बदलता रहता है, इंसान के अंदर बदलने की फितरत पाई जाती है। तो रूपांतरित करने का अर्थ क्या हो गया, बदलना। और जन, जन का मतलब इंसान, इंसान भी क्या होते हैं, बदलते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन और इम्पोर्टेंट है, उसे और देख लीजिए। ये लिखा हुआ है समावेशन। तो देखिए, जब भी बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़े या फिर नए ज्ञान को सम्मिलित करे तो उसे हम समावेशन करना कहते हैं। तो समावेशन और समायोजन में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी वर्तमान स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ा जाता है या फिर नए ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है तो उसे हम समावेशन करना कहते हैं। यानी कि बच्चे ने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ, यानी कि अपने वर्तमान स्कीमा में क्या कर लिया है, समावेश कर लिया है। बच्चे ने नए ज्ञान का वर्तमान स्कीमा में समावेशन कर लिया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक शब्द को देख लेना है, वो है प्रतीकवाद। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रतीकवाद। तो बच्चे के अंदर प्रतीकों का यूज करने की जो क्षमता होती है, प्रतीकों का प्रयोग करने की जो क्षमता होती है, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रतीक, है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रतीकवाद। तो देखिए, प्रतीकवाद में पहला अक्षर क्या है, प। और ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से भी पहला अक्षर प कौन से में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो पहला अक्षर है वो है प। तो प्रतीकवाद में भी पहला अक्षर प और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी पहला अक्षर प। तो इस तरह से आप जो आंसर है उसे याद रख सकते हैं। ये केवल एक याद रखने का तरीका है, ये कोई नियम नहीं है, केवल इस तरह से आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको याद आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है, तो हम बताएंगे कि तीसरी अवस्था है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि पहली अवस्था की जो समय अवधि होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। और जो तीसरी अवस्था है यानी कि ये तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, और चौथी अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आपको याद रखना है। वह क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या होती है, तो हम बताएंगे 7 से 11 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है, तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में की है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में निकटस्थ विकास के क्षेत्र में बताया है। अब देखिए दोस्तों, निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, तो जब भी बालक अपने आप से कोई चीज़ें सीखे और किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से कोई चीज़ सीखे, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समाज, संस्कृति, भाषा, सहयोग, इन सारी चीज़ों को महत्व दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? यहाँ दे रखा है कि समूहों में काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो बच्चों को हतोत्साहित करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को बालकों के द्वारा किताबें, कैलकुलेटर, ठीक है, इनके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों के ऊपर इन सभी चीज़ों को प्रयोग करने के लिए रोक नहीं लगानी है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त कर सकें। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बालकों को पाठ प्रदान करने की बात बोली है। पाठ प्रदान करने का अर्थ होता है कि शिक्षक के द्वारा बालक की थोड़ी थोड़ी सहायता की जाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सहायता करने का अर्थ है कि शिक्षक आधा प्रश्न हल कर देगा और बच्चे से बोल देगा कि बेटा आधे प्रश्न को तुम हल करो, ठीक है। और जो शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाती है वो डायरेक्ट सहायता नहीं की जाती है, बल्कि वो इशारों और संकेतों के जरिए बालक की सहायता की जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चे को पाठ प्रदान करने का क्या तरीका होता है, तो इसका आंसर होता है कि बच्चे को पाठ प्रदान करने के लिए संकेतों व इशारों का प्रयोग किया जाता है। तो सारी पॉइंट आपको याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। प्रतिस्पर्धा करना नेगेटिव वर्ड है और सर्वोत्तम अंक लाना या अंक भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, जबकि तीसरा वाक्य सही है। तो जो वाक्य बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है, अलग होता है, वही हमारा सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलवर के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल कुछ शब्दों को आपको पकड़ लेना है, जैसे कि सामुदायिक कल्याण, ठीक है। सामुदायिक कल्याण प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता। तो देखिए सामुदायिक कल्याण, प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून, ऐसे कानून जिन्हें कि प्रजा के द्वारा यानी कि जो पब्लिक है उसके द्वारा स्वीकार किया गया है, ये जो चीज़ें होती हैं ये उत्तर परंपरागत चरण में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो
मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलबर्ग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था, ठीक है। और इस सिद्धांत में कोलबर्ग ने 3 चरण बताए थे, जिनमें से पहला चरण था पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा चरण है पहला चरण है पूर्व परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत को हम पूर्व पारंपरिक भी कह देते हैं। दूसरा चरण है परंपरागत चरण और तीसरा चरण है उत्तर परंपरागत चरण। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सामुदायिक कल्याण, प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता, ये सभी शब्द मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर परंपरागत चरण के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः डैश केंद्रित होना चाहिए। तो अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी केंद्रित, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो गलत है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव वर्ड है। परीक्षा केंद्रित नेगेटिव वर्ड है। अध्यापक केंद्रित नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 गलत है। जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है वह न तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, न परीक्षा केंद्रित और ना ही अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, बल्कि वह बालक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। बालक केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित, तीनों सभी शब्दों का एक ही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गतिशीलता बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, गलत ऑप्शन है। समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, ये भी गलत है। शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करना, ये भी गलत है। दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय न होना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिन बच्चों में गतिशीलता बुद्धि पाई जाती है, देखिए यहाँ दे रखा है गति, तो गति कब करता है, यानी कि जब भी बच्चा चलेगा फिर दौड़ेगा, तो बच्चे का जो शरीर है वही तो गति करेगा, है ना। गति कौन करता है, बच्चे का जो शरीर है वो गति करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा है शारीरिक योग्यताएं, है ना, यहाँ दे रखा है ना शारीरिक, तो बच्चे का जो शरीर होता है वही गति करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये केवल एक याद रखने का तरीका है। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबा देना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबा देना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमने कोई नई वीडियो डाली है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक दोस्त को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।